Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. वॉर भले ही सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच में क्यों ना हो, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे देखने को मिलता है, स्पेशली आज के इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में। हमने रिसेंटली ही देखा कि कैसे ग्लोबल मार्केट्स ने रिएक्ट किया रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। कहीं फूड शॉर्टेज होने लगी तो कहीं एनर्जी क्राइसिस। क्रूड के प्राइस आसमान छू रहे थे, जिसने ग्लोबल इकोनॉमीज़ को राइजिंग इन्फ्लेशन और स्टैग्नेंट ग्रोथ की तरफ खींच लिया था। कई सारी कंट्रीज़ के वीक इकोनॉमिक फैक्टर्स को इन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ने और भी ज़्यादा एग्रीवेट कर दिया है। फिलहाल ऐसे अनेक राज्य हैं जो एनर्जी, फूड या फिर डेट क्राइसिस फेस कर रहे हैं, और अब ऐसा ही एक मुद्दा फिर से उभर कर आ रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि हम आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हर कोई बात कर रहा है यूएस, ताइवान और चाइना के बीच बढ़ रही टेंशंस के बारे में। हाल ही में यूएस के हाई रैंकिंग ऑफिशियल ने चाइनीज थ्रेट के बावजूद ताइवान में अपनी विजिट पूरी की, और इस विजिट से पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस और फियर्स फैल रहे हैं। आज हम इस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं, जहां हम आपको इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ एनालाइज करेंगे कि इसका ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ब्रीफ में समझते हैं कि चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ। 1895 में जब सीनो जापानीज वॉर एंड हुआ, तब ताइवान को जापानीज एम्पायर के अंडर ला दिया गया था, और लगभग 5 डेकेड्स तक ताइवान अपने नए नाम फॉर्मोसा से पहचाना जाता था। लेकिन 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक जापानीज एम्पायर पूरी तरह कोलैप्स हो गया था। इसी के साथ ताइवान फिर से चाइना से हाथ मिला के आगे बढ़ा, लेकिन उस समय चाइना खुद ही एक सिविल वॉर के फेज से गुजर रहा था। ये सिविल वॉर चाइना के नेशनलिस्ट ग्रुप और कम्युनिस्ट ग्रुप के बीच चल रही थी। सिविल वॉर में खुद की हार निश्चित देख चाइना का नेशनलिस्ट ग्रुप पीछे हट गया और ताइवान में जाके बस गया, और दूसरी तरफ चाइना में कम्युनिस्ट ग्रुप ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म किया। यहाँ से शुरू हुआ ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट। ताइवान में जाने के बाद चाइनीज नेशनलिस्ट ग्रुप ने वहां जाके ये दावा किया कि वो ही चाइना की रूलिंग गवर्नमेंट हैं, और ऐसा क्लेम करने के साथ साथ चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी ने कई डेकेड्स तक ताइवान पर रूल भी किया। और अब चाइना इन्हीं डेकेड्स को रेफर करते हुए ये क्लेम करता है कि ताइवान में डेकेड्स तक रूल करने वाली नेशनलिस्ट पार्टी भी चाइनीज थी, और हिस्टोरिकली भी ताइवान चाइनीज टेरिटरी रहा है। दूसरी ओर ताइवान ये कहता है कि चाइनीज सिविल वॉर के एंड के बाद वो इंडिपेंडेंटली गवर्न रहा है, और चाइना में तब से लेके अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी का रूल रहा है। इसलिए ताइवान कभी भी मॉडर्न चाइनीज स्टेट या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा नहीं था। करंटली दुनिया में सिर्फ 13 कंट्रीज हैं जो ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं, और इन 13 राज्यों में यूएसए, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में से कोई भी नहीं आते हैं। 1979 से लेके अभी तक यूएस की रूलिंग पार्टी से कोई भी लीडर ताइवान नहीं गया है, और ना ही ताइवान से कोई लीडर यूएसए आया है। लेकिन यूएस ताइवान के साथ अनऑफिशियली स्ट्रेटेजिक टाइज मेंटेन करता ज़रूर आया है, और हाल ही में यूएसए ने चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा वार्निंग्स देने के बावजूद अपने हाई प्रोफाइल लीडर को ताइवान भेजा। ये चाइना को ज़रा भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि ये यूएसए द्वारा ताइवान की इंडिपेंडेंस का ओपनली सपोर्ट करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ताइवान टू चाइना। रशिया यूक्रेन के केस की तरह चाइना और ताइवान के बीच का जियोपॉलिटिकल पावर डायनामिक्स भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसे सिर्फ इकोनॉमिक मैट्रिक्स से नहीं देखा जा सकता। चाइना के लिए ताइवान वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। ये यूएस को मिलिटरीली काउंटर करने में चाइना के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के अलावा चाइना और ताइवान की इकोनॉमीज एक दूसरे से बहुत ही टाइटली लिंक्ड हैं। चाइना ताइवान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि इस छोटे से आइलैंड नेशन ने चाइना को अपने ऊपर सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए डिपेंडेंट बना दिया है। इसलिए ताइवान चाइना के लिए इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स एंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। चलिए अब एनालाइज करते हैं कि इन डेवलपमेंट्स का ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर्जिंग इन्फ्लेशन के चलते यहाँ इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ग्लोबल स्लोडाउन की पॉसिबिलिटी से डरे हुए थे, और यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान विजिट ने इस प्रेशर को और बढ़ा दिया है। वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में डीकपलिंग होना ग्लोबल मार्केट्स को झटका दे सकता है।
World's reliance on Taiwan semiconductors. ताइवान सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड का एपिसेंटर है, जो पूरी दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी को फ्यूल करता है और सभी कंट्रीज की टेक्नोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए क्रूशल है। कार्स से लेकर मोबाइल फोन सभी में सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता है। इसलिए ताइवान में किसी भी तरह का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को सिवियरली इम्पैक्ट कर सकता है। आपको पता ही होगा कैसे कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल ही हैंडीकैप्ड हो गई थी। कुछ महीने से ये प्रॉब्लम सुधरती नजर आ रही थी, लेकिन अब ये एक अलग मोड़ ले सकती है। सेमीकंडक्टर चिप्स के एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आया तो एक ग्लोबल सप्लाई बॉटलनेक बन सकता है, जो इवेंचुअली हाई इन्फ्लेशन और वीक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ हमें और भी तेजी से ले जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यूएस पर और भी प्रेशर बढ़ सकता है कि वो चाइना के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, और ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। कैन चाइना गो ऑन अ सेलिंग स्प्री ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स? यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के वन ऑफ द टॉप होल्डर्स में चाइना आता है। चाइना के पास $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, और इस डेट को अग्रेसिवली सेल करने पर यूएस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स पर अपवर्ड प्रेशर बढ़ सकता है। और अगर ये प्रेजेंट सिनेरियो में होता है, जहां फेडरल रिजर्व ऑलरेडी यूएस ट्रेजरी सेल कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके कारण यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन और भी ज़्यादा एक्सेलरेट हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट सीधा ग्लोबल इकोनॉमी पे भी आ सकता है। और जाहिर है मार्केट्स को हाई इंटरेस्ट रेट्स और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ पसंद नहीं है, इसलिए इसका पोटेंशियल रिपल इफेक्ट हमें ग्लोबल मार्केट्स पर देखने को मिल सकता है। इंडिया, ताइवान एंड द सेमीकंडक्टर पुश। ताइवान एक छोटी सी आइलैंड कंट्री इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे ताइवान के साथ ट्रेड टाइज पिछले कुछ सालों में काफ़ी इंटेंसिफाइड हो चुके हैं, स्पेशली चाइना के साथ हुए बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद। वहाँ से मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, प्लास्टिक्स, मशीन टूल और ऑर्गेनिक केमिकल्स का इंपोर्ट के साथ साथ इंडिया सेमीकंडक्टर्स के लिए भी ताइवान पर डिपेंडेंट है। एट द सेम टाइम इंडिया मिनरल फ्यूल, ऑयल सीड्स, मेज, आयरन, स्टील जैसे प्रोडक्ट्स ताइवान को एक्सपोर्ट भी करता है। इसके साथ साथ ताइवानीज कंपनीज का इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में विस्ट्रॉन कॉर्प, फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप, पेगाट्रॉन कॉर्प, क्वांटा कंप्यूटर जैसी कंपनीज ने इंडिया में अपने प्लांट सेटअप किए हैं। आज फॉक्सकॉन तमिलनाडु में मेड इन इंडिया आईफोन्स बना रहा है, और रिसेंटली उसने अपनी कैपेसिटी भी एक्सपैंड की है। इंडिया के साथ बढ़ते ट्रेड्स और एक्सेसिव चाइनीज सर्वेलेंस की वजह से ताइवान इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानता है, और इसलिए अगर ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है और बायलैटरल ट्रेड डिसरप्ट होता है तो इंडियन मार्केट्स पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन इस इम्पैक्ट को ब्रेस करने के लिए इंडिया पहले से ही प्रेपरेशन कर रहा है। पहले कोविड-19 और फिर रीसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, जो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएगा और हमारी फास्ट एक्सपैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को और भी बूस्ट करेगा। यूनियन कैबिनेट ने 76,000 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। यूएस चाइना डीकपलिंग, इंडिया द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। 1990s में ग्लोबल कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए चाइना को सिलेक्ट किया था। तब चाइना यूएस और ईयू की बड़ी बड़ी कंपनीज को लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेस और एक वाइड मार्केट दे रहा था। इन फायदों की वजह से कॉर्पोरेट्स ने काफी प्रॉफिट अर्न करा, और एट द सेम टाइम चाइना मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया। इसकी वजह से चाइना का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी ज्यादा है। लेकिन कोविड और इन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के बाद चाइना पर ये ओवर डिपेंडेंस कई कंट्रीज को कॉस्टली लगने लगी है। मेजर इकोनॉमीज जैसे यूएस एंड ईयू को ये रियलाइज हुआ है कि सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट रहना काफी कॉस्टली साबित हो सकता है। इन कंट्रीज का मेजर मोटिव रहता है अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई एज वेल एज द कॉस्ट फैक्टर। चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इश्यूज, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंक्रीजिंग वेटिंग टाइम की वजह से सभी इकोनॉमीज चाइना का ऑल्टरनेटिव खोज रही हैं, और इस रीजन की वजह से स्टार्ट हुई चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे कि ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, फार्मा एंड केमिकल्स।
पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल जाके पूरा बिजनेस इंडिया को मिल जाएगा। इंडिया जैसी और भी कई कंट्रीज हैं जो एक सिमिलर एडवांटेज ले सकती हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज को इसका पूरा एडवांटेज लेने के लिए ये समझना जरूरी है कि चाइना ने अब तक क्या सही किया है कि अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज उनके साथ अब तक जुड़ी हुई हैं। जाहिर है इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब और दुनिया के लिए चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना है तो इंडिया को सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। आज के हाइपर कनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी में इस कॉन्फ्लिक्ट के एस्केलेट होने का इम्पैक्ट तो पड़ना ही है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट के रिएक्शन से तो लग रहा है कि वो ताइवान, चाइना, यूएस की सिचुएशन को कॉशियसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना कैसे रिएक्ट करता है। यूएस मार्केट्स चाइना से डिकपल हो सकती हैं और ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। पर क्या इंडिया समय पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज तैयार कर एक काबिल ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बन पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। पर हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद है तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.